क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में ना टीआईआर के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रिज्म के क्वेश्चन बनते हैं, कर्व्ड सरफेसेस के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में अपने को याद रखना है, सबसे पहला रिफ्रैक्शन होता क्या है ना। रिफ्रैक्शन होता है कि जब अपने पास कोई भी लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन हो गई है। हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन हो गई है। और जब भी रिफ्रैक्शन होती है तो जो लाइट रे है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है ना। अब डेविएट होने का मतलब हम समझ जाते हैं कि भाई डेविएट हो गई तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी या नॉर्मल से अवे बेंट हो जाएगी ना। ऐसा होता था ना कि जैसे ये अपने पास यहाँ बना ही लेते हैं, ये मान लेते हैं अपने पास डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो जो लाइट रे आती है ये नॉर्मल है, जो लाइट रे आती है ये किसी एंगल इंसिडेंस आई पे आती है। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, मुझे बताओ जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे चली जाती है, यानी वो ऐसे चली जाती है। जानी तो ऐसे सीधी चाहिए थी, बट मीडियम चेंज हो गया तो वो इस डायरेक्शन में बेंट हो गई है ना। और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल का इस रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल का जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाउंड्री, इसको हम इंटरफेस भी बोल देते हैं और इसको बाउंड्री भी बोल देते हैं। अभी इंटरफेस कौन सा हो सकता है, ये अपने पास एयर वाटर का इंटरफेस हो सकता है ना, ग्लास वाटर का इंटरफेस हो सकता है। ऐसे मुझे बताओ, अगर एक लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में ना, ये है अपने पास रेयरर मीडियम और ये है अपने पास डेंसर मीडियम, ये एंगल है I। तो रेयरर से डेंसर में जाती है तो डेंसर में जाने पे ये मूव बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो जाती है। अगर नॉर्मल जो है ना, ये जानी ऐसे सीधी चाहिए थी लेकिन वो ऐसे चली गई। तो ये एंगल जो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ इन दोनों केसेस में है ना डेविएशन कितनी होगी। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन को हम डेल्टा से शो करते हैं। डेविएशन का मतलब होता है अनडिफ्लेक्टेड रे और डिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ये अनडिफ्लेक्टेड रे, भाई जानी तो ऐसे चाहिए थे सीधा लेकिन चलिए ऐसे ही गई ना। तो इसका मतलब अगर मैं इनके बीच में डेविएशन पूछूंगा, देखो ये एंगल, ये वाला पहले बताओ ये एंगल कितना होगा, ये छोटा सा ये भी आई होगा, ये आई है तो ये भी आई होगा, लेकिन ये आर है तो डेविएशन पूछूंगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये अपने पास आ जाएगा आर माइनस आई। बस दोनों एंगल का माइनस करना होता है, इन दोनों में इन दोनों एंगल का माइनस है। और यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे आई ज्यादा है, यहाँ पे आर कम है। यहाँ पे आई ज्यादा है तो यहाँ पे मैं डेविएशन की वैल्यू क्या लिख दूंगा, आई माइनस आर, आई माइनस आर। ठीक है हाँ? एक बात तुम्हें और याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन कभी भी 100% अक्कर नहीं करता, रिफ्रैक्शन कभी भी 100% नहीं होता। रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन जरूर होता है। यानी अगर यहाँ पे कोई रिफ्रैक्ट हुई है तो रिफ्लेक्शन भी आई होगी, जैसे ये इंसिडेंट रे है तो ये तो मैंने रिफ्रैक्टेड रे शो कर दी। यहाँ पे कुछ लाइट का कुछ पार्ट क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन 100% नहीं होती, रिफ्लेक्शन जो है वो 100% हो सकती है। किस केस में हो सकती है, टीआईआर के केस में, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका नाम ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी वो 100% हो सकती है रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। पहले यहाँ तक पता लगा, अब जरा हम आगे लिख रहे हैं। अब ना, हाँ एक बात और इसमें ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होते हैं है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे डेंसर मीडियम का म्यू दे रखा होगा तो इसका 1 दे रखा होगा ना, या म्यू 1 म्यू 2 भी दे रखे होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर बार ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वैक्यूम या एयर का, वैक्यूम का या फिर एयर का हम कितना मानते हैं, 1। ठीक है। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, मटेरियल होंगे, उनका कैसा होगा, ग्रेटर देन 1, उनका कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है। हम्म, अब देखो
नेक्स्ट, अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम याद भी रखना, जैसे मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि वैक्यूम का अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। ग्लास का, है ना, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तुम्हें याद रखना 3/2 होता है, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ती है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 4/3। जो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अपने पास होता है 2.4। ठीक है, ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो तुम्हें याद होने चाहिए। वाटर का, ग्लास का, है ना, ये अपने पास कितना आएगा, ये आएगा 1.5, और ये कितना आएगा 1.33। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वाटर से। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। ये होता है, मतलब जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। यानी जिस मीडियम का म्यू ज्यादा है वहां पे लाइट की वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। वहां पे लाइट की वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। यानी तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा भी मिलेगा कि भाई म्यू इज इक्वल्स टू, ना, ये इनवर्स में होता है ना, इनवर्स में होता है, तो म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा जाता है C/V। ये लिखा जाता है। C यहाँ पे होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है, और वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸। और ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी अगर तुम्हें एक सी की वैल्यू पता है, एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, तुम दोनों को डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मिल जाएगा, है ना। या उल्टा भी हो सकता है, मैं तुम्हें म्यू दे दूंगा, सी दे दूंगा और वेलोसिटी ऑफ पूछ लूंगा। ठीक है, जैसे मैं पूछूंगा बताओ ग्लास में, है ना, ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, तो ग्लास के लिए तुम म्यू की वैल्यू पुट कर देना 3/2, सी पुट कर देना, भी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखा। नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट ना रिप्रेजेंटेशन अपने पास, है ना, रिप्रेजेंटेशन किसकी है, अपने पास आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव यानी किसी के रिलेटिव में दे रखा हो कि ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ऐसे होता है ना, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है μ/1। तो μ/1 का मतलब होता है कि जैसे अपने पास μ2/μ1, जो पहले लिखा उसको ऊपर लिखो, जो नीचे लिखा उसको नीचे लिखो, μ/1 ना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है म्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं μ/G/W, ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 यहाँ लिखा था, तो μg/μ वाटर, μg अपने पास कितना होता है, वो अपने पास होता है 3/2, है ना। म्यू वाटर कितना होता है, ये अपने पास होता है 4/3, है ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/8। ठीक है ना? अब अपने पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इसमें भी दो ही लॉज है अपने पास, है ना। फर्स्ट लॉ तो यही है कि जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे, एंड जो नॉर्मल है, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, जो लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, अच्छा, सेकंड लॉ जो होता है वो अपने पास वही होता है स्नेल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ अपने पास क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो लगता है। जैसे मान लो ये कोई अपने पास बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे ये अपने पास ये इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये डेंसर है और ये रेयर है। तो स्नेल लो, चाहे तो ये डेंसर से रेयर जाए चाहे रेयर से डेंसर जाए, है ना। अच्छा, ये डेंसर है, ये रेयर है, तो रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा, तो ये ऐसी चली जाएगी, है ना। और ये वाला जो एंगल आएगा ये अपने पास आ जाएगा आर। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे हमें किसी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना होता है, ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जैसे मैंने μ1 मान लिया, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 मान लिया।
ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ये होता है μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। भाई जिसका जिसका जहां पे एंगल आई बन रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में लिखना है, और जहां एंगल आर बन रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में लिखना है। μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है ना। अब इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड भी प्रोडक्ट हो रहा है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और साथ में जो भी एंगल का ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, तो मैं से याद रखो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि तुम लिख सकते हो कि म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब जिसका एंगल ज्यादा होगा, जिसका मान लो थीटा ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका थीटा ज्यादा होगा। यानी इनवर्स में होते हैं ये दोनों। कैसे, इनवर्स में ना। जैसे मुझे सोच के बताओ कि ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ1 की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उसका जो एंगल बनेगा, ये आई एंगल ज्यादा आएगा या कम आएगा, कम आएगा। ये एंगल क्या आएगा, कम आएगा। ऐसे रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, तो उसका एंगल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका एंगल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। गेट गेटिंग माई पॉइंट ना। क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा ना। पहले यहाँ तक लिख लो। चलो, तो अब जरा मुझे क्वेश्चन करके बताओ। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो अपने पास ये एक बाउंड्री है, और यहाँ पे ये है ना, मान लेते हैं μ1, चलो सिंपल ले लेते हैं, μ1 1 है, और ये एंगल उसने दे रखा है 60 डिग्री, ये इंसिडेंट एंगल। ठीक है। तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये तुम्हें दोनों कैलकुलेट करने हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। और हाँ सॉरी, μ1 1 है और μ2 मान लेते हैं √3। तो तुम्हें पता है कौन रेयर है कौन डेंसर है, कैसी बेंड करना है अवे से, वो सब डायग्राम बनाकर और जल्दी से सॉल्व कर लो। पहले एंगल आर सॉल्व कर लो, फिर डेल्टा सॉल्व कर लो। आर 30 डिग्री है, ओके। तो डेल्टा, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने अभी अभी सिखाया था, वो आई माइनस आर कर दो या आर माइनस, हाँ आई माइनस आर। तो आई माइनस आर करोगे तो 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ना, अब जरा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन और करते हैं ना। अच्छा, एक क्वेश्चन करने से पहले दो तुम चीजें और भी याद रखना। साइन थीटा की वैल्यू कई बार जरूरत पड़ जाती है कि अगर कहीं भी लिखा हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3, तो इसमें जो थीटा अपने पास आता है वो होता है 42 डिग्री। 42 डिग्री है ना। या अगर अपने पास कहीं पे लिखा हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4, 3/4 लिखा है मैंने, है ना। तो इसमें जो थीटा अपने पास आता है वो आता है 49 डिग्री। ठीक है, 2/3 में 42 डिग्री और 3/4 में 49 डिग्री। ठीक है। और बाकी ये तो तुम्हें पता ही है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 आ जाए, तो 3/5 कितना होता है, 5 भी नीचे आ जाता है, तो ये थीटा कितना होता है, 37 डिग्री, है ना। और साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास 4/5 आ जाए, तो ये थीटा तुम्हें पता है ये कितना होता है, 53 डिग्री।
ये चारों एंगल पता होने चाहिए रे ऑप्टिक्स में। ठीक है ना। चलो अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां तक लिखा। अब देखो, अब जैसे मुझे बताओ कि ये डायग्राम बना के उसने दे दिया ना, ये ऐसे डायग्राम बना के उसने दे दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इंसिडेंट लाइट गई और ये ऐसे चली, ठीक है। ये डिस्टेंस उसने दे दी है 4 मीटर, ये डिस्टेंस उसने दे दी है 3 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, यहाँ पे ये एयर है, ठीक है। क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ है और ये ऐसे लाइट चलेगी, ठीक है, ऐसे डायग्राम में शो किया हुआ है। क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ है फाइंड, ये एक मीडियम है, ये अपने पास क्या है, एक मीडियम। उसने क्या बोला हुआ है कि फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कैसे आती है, अभी भी मैंने तुम्हें लिखवाया था, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। ये अगर मुझे म्यू पता लग जाए, अगर मुझे मीडियम का म्यू पता लग जाए, सी मुझे पता है, तो मैं मीडियम में वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो तुम्हें बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले म्यू कैलकुलेट करना है, म्यू से वी आ जाएगा। तो पहले जल्दी से स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ कहाँ लगाना होता है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। कहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है तो तुम्हें इस पॉइंट पे लगाना है स्नेल्स लॉ ना। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो उसमें तुम्हें एंगल आई चाहिए होता है, तो क्या ये अपने पास एंगल आई है, और एंगल आर चाहिए होता है। एंगल आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, है ना। यहाँ से रे ऐसे चलेगी तो नॉर्मल के साथ उसका कितना एंगल बना, 90 डिग्री। अब जल्दी से पहले इसमें, अब ये पहले एंगल आई कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये ट्रायंगल उसने इसलिए बनाई है ताकि तुम आई को कैलकुलेट कर सको ना। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, ये वर्टिकल जेड बन रहा है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो यहाँ से मुझे बताना जरा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा इस पॉइंट पे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिफ्रैक्ट, मान लेते हैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, तो मैं लिख दूंगा म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू, एयर है तो 1 इंटू साइन 90। तो यहाँ पे म्यू पता नहीं है, इंटू साइन आई, आई की वैल्यू, अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल को देख के, इस ट्रायंगल को देख के मुझे बताओ साइन आई कितना निकलेगा, साइन आई। तो साइन आई अपने पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन आई अपने पास है 3/5। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो मैं यहाँ पे 3/5 ही लिख देता हूँ। इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90 भी क्या है 1, तो यानी यहाँ से म्यू की वैल्यू अपने पास आ गई 5/3। पता लगा ये मैंने कैसे लिखा। तो बस अब म्यू की वैल्यू आ गई, तो अब म्यू इक्वल्स टू सी, यानी 3 × 10⁸ अपॉन वी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वेलोसिटी का अपने पास आंसर आएगा 9/5 इंटू, है ना, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इस ट्रायंगल वाले के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही होती है, ये 4 होती है, 3 होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो तुम सबसे पहले साइन आई को कैलकुलेट कर लिया करो इस ट्रायंगल से, और फिर म्यू इंटू ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है ना। अब जरा मुझे एक क्वेश्चन और करके बताओ, है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ तक लिखा, स्नेल्स लॉ ही लगाना है ना। ये अपने पास जैसे एक बबल दे रखा है, ठीक है, एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा तुम्हें दे रखा है म्यू इक्वल्स टू √3। स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, म्यू इक्वल्स टू √3, ठीक है। ये इसका ऐसे देखिए, ठीक है, ये सेंटर है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अपने पास यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट है जो कितने एंगल पे आ रही है, जो 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है। ये नॉर्मल है और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पता करना है, फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन ऑफ रे, फाइंड नेट डेविएशन ऑफ रे आफ्टर रिफ्रैक्शंस, आफ्टर रिफ्रैक्शंस।
तुम्हें ये पता करना है कि नेट डेविएशन कितनी है ना। देखो ये मीडियम एयर है, बाहर मीडियम क्या है, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। ठीक है, अंदर का मीडियम क्या है, √3 है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन करना होता है ना, तो तुम्हें देखो इसमें ना रिफ्रैक्शन जो होगी वो 2 बार होगी। एक बार तो अंदर जाते हुए लाइट रे जब अंदर जा रही है, ये इंसिडेंट रे जब अंदर जा रही है, दूसरी बार जब ये रे बाहर आएगी, इस मीडियम से बाहर आएगी, इस स्फीयर से बाहर आएगी ना। तो थोड़ा ट्राई करो, पहले मुझे बस ये बता दो फर्स्ट केस में आर कितना आएगा। यहाँ पे स्नेल्स को लगा दो, डायरेक्शन बना दो रे की। आर, हाँ, आर कितना है, 30 डिग्री। आर कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री आ गया तो डेल्टा 1 इस पॉइंट पे अब डेविएशन भी सॉल्व कर लो। डेल्टा क्या होता है, I - R, यानी 30 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये रे जो है, ये जहां पे इंसिडेंट, जहां पे तुमने इसको शो किया है, वो रे जब स्पीयर के जिस पार्ट से स्ट्राइक करेगी, जैसे मैंने इस रे को ऐसे शो किया, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी देखो, लेकिन ये यहाँ पे देखो, ये रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, रेरर से डेंसर की ओर जा रही है, तो रेरर से डेंसर की ओर जा रही है, तो अपने पास टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, तो इसमें नॉर्मल कौन सा है, ये वाला है। ये नॉर्मल है ना, तभी तो ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है, इंसिडेंट एंगल, है ना। तो नहीं, टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर मीडियम है ना, डेंसर में टुवार्ड्स द नॉर्मल होती है ना। रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, फिर से देख लो, रेयरर टू डेंसर है, तो यहाँ पे जब रेयरर टू डेंसर होता है, रेयरर टू डेंसर होता है, तो मुझे बताना जरा, रेयरर टू डेंसर है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स ऐसे चली जाती है, जानी ऐसे चाहिए होती है। तो ये अपने पास, हम्म, हाँ, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है ना, मीडियम की ज्यादा होती है, एयर की तो सबसे कम होती है। ठीक है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो ये रेयरर मीडियम है। एयर कैसा है, रेयरर मीडियम। ये स्फीयर कैसा है, डेंसर मीडियम, है ना। तो अब अपने को पता है कि जो एंगल 30 आया है, जो एंगल जो तुमने 30 आया है, वो एंगल 30 कौन सा आया है, वो एंगल 30 आया है ये वाला। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, ये 30 आया है ना। अब इस पॉइंट पे होगी रिफ्रैक्शन, अब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगी, तो इस पॉइंट का नॉर्मल, अच्छा कभी भी स्फीयर के केस में नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो सेंटर से पास आउट होता है, यानी इसका जो नॉर्मल है वो ये है इसका नॉर्मल। तो अब जरा मुझे बताओ कि अब फिर से, है ना, अब फिर से ये जो रे है, ये एंगल 30 है, सोच के देखो, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और ये 30 है, अब यहाँ से मुझे बताओ, ये जो रे है, ये डेंसर से रेरर में जा रही है, तो डेंसर से रेरर में जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल है, तो ये ऐसे चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक कहने का मतलब, यहाँ 60 है तो यहाँ 30 है ना। यहाँ 30 आएगा तो यहाँ पे 60 ही आएगा, क्योंकि मीडियम तो सेम ही है ना। यहाँ 60, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 60। चलो, अब पहले केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेविएशन डेल्टा 1 कितना आएगा फर्स्ट केस में, तो तुमने मुझे बोला सर I - R कर दो। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 60 -30, यानी ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में डेल्टा 2 कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे भी ये R - I कर दूंगा, जो ज्यादा उसमें से कम वाला माइनस करना होता है, यानी 60 -30 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अपने को नेट डेविएशन पूछी है, नेट डेविएशन में ये चेक करना होता है कि अगर तो दोनों ये डेविएशन सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो, है ना। अब वो कैसे चेक करना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने तुम्हें सिखा रखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चेक करना होता है ना। जैसे मुझे बताओ कि ये रे पहले वाली जो डिफ्लेक्शन, पहली वाली जो डेविएशन हुई है, वो क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है।
ये, हाँ क्लॉकवाइज, ये अनडिफ्लेक्टेड रे है और ये डिफ्लेक्टेड रे है, तो ऐसी हुई है ये है डेल्टा, है ना। तो ये कैसी हुई है, क्लॉकवाइज। ठीक है। ऐसे मुझे बताओ अब सेकंड डेविएशन है कौन सी, ये ये अनडिफ्लेक्टेड रे है, ये रे ऐसे जानी थी लेकिन मीडियम की वजह से ऐसे चलेगी, है ना, ये ऐसे जानी थी। ठीक है, तो ये अनडिफ्लेक्टेड रे है और ये डिफ्लेक्टेड है, तो ये हुई है, ये भी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। तो अगर ये दोनों क्लॉकवाइज है तो नेट क्या लिखूंगा, समझ रहे हो ना कैसे करना है क्वेश्चन को। ये स्फीयर का क्वेश्चन आ जाता है, स्फीयर के क्वेश्चन में दो बार रिफ्रैक्शन शो करनी है, यहाँ पे भी शो करनी है, यहाँ पे भी शो करनी है, बस ये याद रखो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही ये एंगल बना देना है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब एक पार्ट सॉल्व कर लिया 60-30 आ गया तो ये 30-60 आ जाएगा, और दोनों की डेविएशन को ऐड करना है, दोनों की डेविएशन को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखो, है ना, अब यहां तक लिखा पहले। ठीक है, अब ना ये भी याद रखना है, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लो अपने पास ना डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स आ गए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स आ गए, और वो बोलेगा कि भाई फर्स्ट मीडियम में जो रे है वो ऐसे इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, अब याद, जैसे ये मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, इसका म्यू वन है, इसका म्यू टू है, इसका म्यू थ्री है, और इसका क्या है, म्यू फोर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंगल आई बनेगा, तो यहाँ पे कुछ एंगल आर बनेगा, फिर ये इस मीडियम में इंसिडेंट होगी, तो फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पे हर केस में हर इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होती जाएगी, हर इंटरफेस में क्या होती जाएगी, रिफ्रैक्शन होती जाएगी, है ना। तो हमसे पता है क्या पूछते हैं, हमसे ये पूछते हैं कि फर्स्ट जो मीडियम है और ये जो लास्ट जो मीडियम है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देते हैं, और इसमें पूछते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ लेते हैं, है ना, फर्स्ट मीडियम का दे देते हैं और लास्ट मीडियम का पूछते हैं, है ना। तो ऐसे करके हमें हर एक मीडियम का सॉल्व नहीं करना, हम हर मीडियम का भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसका ही सॉल्व किया तो इसका आ रहा आएगा, फिर यहाँ से इसका आ रहा आएगा, फिर यहाँ से थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, बट हमें इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या लगा देना है, डायरेक्ट हमें, है ना, डायरेक्ट हमें फर्स्ट मीडियम, डायरेक्ट हमें फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम में स्नेल्स लॉ लगा देना है, फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम में स्नेल्स लॉ लगा देना है ना। जैसे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू नॉट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा म्यू नॉट इंटू साइन आर, साइन आई, म्यू नॉट इंटू साइन आई इज इक्वल टू लास्ट मीडियम जो है ना, लास्ट मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू फोर, तो यहाँ लिख दूंगा म्यू फोर इंटू साइन आर, जो आर फोर तुम इसको लिख लो, ये डायरेक्ट लगा देना, फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या कर देना है, डायरेक्ट लगा देना है स्नेल्स लॉ। ठीक है ना, चलो इसको मैं हटा रहा हूं। एक चीज तुम्हें और याद रखनी है ना, वो क्या है, वो है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, कि दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अपने को पता है कि भाई वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, एफ इंटू लैम्डा होता है। अब किसी भी दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो मीडियम के साथ चेंज नहीं होती ना। अब वेलोसिटी चेंज हो गई है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो लैम्डा भी चेंज हो जाता है, लैम्डा भी चेंज हो जाता है ना। वेलोसिटी चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लैम्डा भी चेंज हो जाता है और वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है ना। अब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वही लैम्डा में भी चेंज आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो लैम्डा भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो लैम्डा भी डिक्रीज होगा, है ना। यानी तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि v1 बाई वी टू इक्वल्स टू लैम्डा वन बाई लैम्डा टू, ऐसे भी लिख सकते हो।
और हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी ऑफ मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ऊपर वेलोसिटी ऑफ लाइट आती थी, नीचे वेलोसिटी ऑफ मीडियम आता था। तो देखो अब ये तीनों, इन तीनों बातों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इस बात को कंबाइन कर रहा हूँ, इस बात को कंबाइन कर रहा हूँ, इस बात को कंबाइन कर रहा हूँ। वेलोसिटी और लैम्डा प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, तो प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वही लैम्डा का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन म्यू और वेलोसिटी कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं अलग अलग मीडियम की बात करूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखा μ1/μ2, ऐसे लिखा, तो ऊपर लिखूंगा v2/v1 इज इक्वल्स टू λ2/λ1। ये कंबाइंड फॉर्मूला। यहां ऊपर μ1 लिखा है तो वेलोसिटी v1 नीचे लिखना है क्योंकि इनवर्स में है। ऐसे ही λ1 भी किधर है, नीचे है ना, उल्टा लिखना है, ये लिखना है। क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। तो अब जरा मुझे क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है अपने पास कि जैसे कोई रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल करती है ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर जाती है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ इन वाटर वो अपने पास कितनी है, वो उसने दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ग्लास टू वाटर ट्रेवल कर रही है, वेवलेंथ इन वाटर कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। उसने पूछा फाइंड इट्स वेवलेंथ इन ग्लास, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन ग्लास, ठीक है। और ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता होता है, ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता होता है। ग्लास का कितना होता है मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है 3/2, वाटर का कितना होता है 4। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। हाँ पूछो। वो कोई दिक्कत नहीं, देखो। हाँ हाँ हाँ, देखो, ग्लास टू वाटर जाए, वाटर टू ग्लास जाए, मतलब दोनों में वेवलेंथ अलग अलग आएगी ना। तो कंफ्यूज करने के लिए तो मैं ग्लास टू वाटर भी लिख सकता है, वाटर टू ग्लास भी लिख सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर अगर मुझे लिखना है, या म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास मुझे लिखना है, तो वो इनवर्स में लिखना है ना। तो म्यू ग्लास ऊपर है, म्यू वाटर नीचे है, तो वेवलेंथ किसके ऊपर आएगी, वाटर के ऊपर आएगी। और वेवलेंथ किसके नीचे आएगी, ग्लास के नीचे आ जाए। हाँ, बस इनमें वैल्यूज पुट कर दो। क्या आंसर आएगा। 6000, 6750। हाँ मतलब, नहीं मैंने सॉल्व नहीं किया। देखो ग्लास का अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। वाटर का कितना है, वाटर का कितना है, 4/3। इज इक्वल्स टू लैम्डा वाटर गिवन है 6000, लैम्डा ग्लास कैलकुलेट करना है। तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 9/8 इज इक्वल्स टू 6000 अपॉन लैम्डा ग्लास। तो लैम्डा ग्लास का आंसर आ गया 6000 इंटू ना 8/9। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 8/9, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास देखा जाए तो ये आ जाएगा 16,000 डिवाइड बाई 3, ये कुछ आ जाएगा। चलो है ना, तो इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तुम कर सकते हो, है ना। अब अब देखो, अब अपने को ना